ओके बच्चों, तो आज का हमारा सेशन जो है वो स्प्रिंग फोर्स पर होगा। इससे पहले हम लोग ने एफबीडी पहले सीखा, जनरल केसेस पे सीखा, फिर कल हम लोग ने क्वेश्चंस देख लिए उसके, और सारे स्टैंडर्ड केसेस हम लोग ने कर लिए एफबीडी के। ठीक है ना, ऐसा है। अब जो है हम लोग स्प्रिंग फोर्स की चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स का जो टॉपिक है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। लगभग आप 70-75% चैप्टर अपना कर चुके हैं। एनएलएम में अब सिर्फ 2 ही सब टॉपिक्स बचे हैं। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स के बाद एक बचा है आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, और दूसरा बचा है सूडो फोर्स। उसके बाद ये एनएलएम कंप्लीट। फ्रिक्शन जब स्टार्ट होगा तो फिर वो अलग है, वो अलग ही चैप्टर समझ लो आप। ठीक है ना, तो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता लगना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्रिक्शन को खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सीईटी वालों को और बोर्ड वालों को फ्रिक्शन में नहीं बैठना। आपका नहीं है फ्रिक्शन, आपको नहीं पढ़ना है। फ्रिक्शन का बहुत थोड़ा काम है, वो कहाँ आएगा, रोटेशन में है, सर्कुलर मोशन में आएगा, तो मैं आपको वही बताऊंगा। जो काम का है वही आप पढ़ना। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो आओ शुरू करें। स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो स्प्रिंग होता क्या है। अ लीनियर स्प्रिंग इज जनरली अ हेलिकल मेटालिक वायर। क्या मतलब होता है इसका, हेलिकल मेटालिक वायर। स्प्रिंग बेसिकली एक मेटालिक वायर ही होता है, लेकिन बस उसको क्या करते हैं, हेलिकल शेप में क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो उसी को स्प्रिंग बोलते हैं। बात समझ आई। तो स्प्रिंग क्या है, इज जनरली अ हेलिकल मेटालिक वायर, उसको स्प्रिंग कहते हैं। When the two free ends of the spring are pulled away or pushed towards each other, the length of the spring is changed। ये क्या बताने की जरूरत है मुझे आपको, तो आप समझते हैं। आपके पास एक फॉर एग्जांपल पेन है, पेन से आपने स्प्रिंग निकाल ली, है ना। आप उसको कंप्रेस कर दो तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, आप उसको एक्सटेंड कर दो तब भी क्या हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। तो वही तो बोला है। ठीक है, तो जब उसके 2 फ्री एंड स्प्रिंग के आप उसको पुल करो या पुश करो तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। The spring has a tendency to come back to its original length and it develops an opposition to change in its length। अब ये समझो जरा, स्प्रिंग को आपने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपकी पेन की स्प्रिंग हो सकती है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली स्प्रिंग हो सकती है, बाइक की स्प्रिंग हो सकती है, कार की स्प्रिंग हो सकती है, ट्रक की स्प्रिंग हो सकती। आपने फॉर एग्जांपल अपने पेन वाली स्प्रिंग ले ली, उस स्प्रिंग को आप क्या करते हो, आपने दोनों एंड से उसको पकड़ा, उसके बाद आपने उसको खींचा। जैसे आपने उसको खींचा तो इसकी टेंडेंसी क्या है, बोलो, इसकी टेंडेंसी और खींचने की है कि रिटर्न जाने की है, रिटर्न जाने की है। अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे रिटर्न जाने की टेंडेंसी होती है। बात समझ आई। तो द स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड इट डेवलप्स एन अपोजिशन टू चेंज इन इट्स लेंथ। आप स्प्रिंग को खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी। जो आप करेंगे उसका उल्टा करेगी स्प्रिंग। क्या आपको बात समझ आई। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी। समझ में आता, ध्यान रखना। अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आपने क्या कर दी, एक स्प्रिंग ले ली, आपने इस पे इस तरीके से यहां पर कौन सा फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। स्प्रिंग लो, दोनों साइड पे अप्लाइड फोर्स लगाओ, एक एंड से पकड़े रहो, दूसरे एंड से छोड़ दो, क्या होगा, और आगे एक्सटेंड हो जाएगा या वापस जाएगा, वापस जाएगा। वापस जाने का मतलब यह है कि यहां पर क्या लग रहा है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसके शेप और साइज को रिस्टोर करवाने की कोशिश करेगा। क्या आपको बात समझ आई। ये इलास्टिसिटी में फिर आएगा आगे जाके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना, चलो भाई समझ में आता है। तो बेसिकली वो जो फोर्स, जो अगर आप कंप्रेस करेंगे तो एक्सटेंड करवाना चाहेगा, आप एक्सटेंड करेंगे तो कंप्रेस करवाना चाहेगा, उस फोर्स को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। समझ आया क्या। तो बेसिकली इसके जब आपने इसको यहां से खींचा तो उल्टे डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा इसी रीस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। क्या आपको बात समझ आई, ऐसा है। और ये कौन सा नेचर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने बोला था 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं दुनिया में। सबसे पहला कौन सा, ग्रेविटेशनल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो डेली लाइफ में होते नहीं है। अब वो ग्रेविटेशन तो है नहीं,
अरे क्या ये फोर्स अर्थ की वजह से लग रहा है? नहीं, तो ग्रेविटेशन हुआ नहीं, तो बचा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आई होप आपको बाकी चीजें क्लियर है, ठीक है ना? ये समझ में आता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी कर लो जल्दी से। हेडिंग लगाओ, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स लिखो। When a spring is elongated or compressed, when a spring is elongated or compressed, then a restoring force is developed in the spring. A restoring force is developed in the spring called as spring force. Called as spring force. ब्रैकेट में लिखो, which tries to bring back the spring, into its original dimension. Into its original dimension. ठीक है, उसके ओरिजिनल डायमेंशन पे उसको वो लेकर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, स्प्रिंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, चलो, तो क्या बोला मैंने, अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो कंप्रेस होने की टेंडेंसी होगी, अगर आप कंप्रेस करेंगे तो एक्सपांड होने की टेंडेंसी होगी. ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके एफबीडी में काम आएगा. ठीक है ना. चलो भाई, हुक्स लॉ की चर्चा करते हैं. हुक्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना. अभी अंडर स्मॉल एक्सटेंशन या कंप्रेशन, अपोजिंग फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लेंथ एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पुश या पुल. ठीक है, अभी आपको ऐसा समझाया मैंने, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन मत कर देना. स्प्रिंग को, आप पेन की स्प्रिंग को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देगा, उसके बाद वो वापस से ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं जा पाएगा. तो बहुत कम क्या है, कंप्रेशन या एक्सपांशन की बात हो रही है. ठीक है ना. तो अंडर स्मॉल एक्सटेंशन या कंप्रेशन, जो अपोजिंग फोर्स है, कौन है अपोजिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? स्प्रिंग फोर्स. तो जो स्प्रिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पुश या पुल. क्या मतलब है, ध्यान से सुनना. ये आपके पास कोई ब्लॉक है, उससे आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट करी और ये अपने पास एक एंड है. अभी अपना मतलब सुकून से बैठा है, मीन पोजीशन पे है, बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे बिल्कुल बैठा हो. आप इसको यहां से फोर्स लगा करके कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपने अप्लाइड फोर्स इधर लगाया तो ये कंप्रेस हुई. कंप्रेस होने का मतलब ये क्या करना चाहेगा, आप एक्सपांड होना चाहेगा. तो किधर फोर्स लगाएगा बोलो, आपने किधर फोर्स लगाया, राइट में, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में. तो ये डायरेक्शन जो है अप्लाइड फोर्स का है, ये डायरेक्शन किसका है, एफ अप्लाइड का है. तो ये डायरेक्शन किसका होगा, एफ स्प्रिंग का होगा. स्प्रिंग उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाई. यहां तक क्लियर है. यहां किधर फोर्स होगा ये बताओ, क्योंकि यहां से अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ट्रांसमिट होकर के यहां तक भी तो पहुंचेगा, इसको भी तो धक्का मारेगा, दीवार पीछे नहीं जाएगी, लेकिन फोर्स तो एग्जर्ट होगा ना. फोर्स तो एग्जर्ट हो रहा है, तो क्या दीवार पीछे चली गई? फोर्स तो एग्जर्ट होगा, तो फोर्स तो एग्जर्ट हो रहा है. तो ये डायरेक्शन में जब ये इसको धक्का मारेगी स्प्रिंग आकर के, तो अब बताओ स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में कहां लग रहा है, वो बताओ. स्प्रिंग फोर्स कौन सा है बोलो. स्प्रिंग फोर्स, ये अगर यहां पर दीवार की बात कर रहा हूं तो ये 1 है स्प्रिंग फोर्स के 2 है स्प्रिंग फोर्स. बोलो स्प्रिंग फोर्स, बोलो स्प्रिंग फोर्स क्या है, कैसे 2 है. तो स्प्रिंग आकर के इधर धक्का मारेगी तो स्प्रिंग का फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ना. तो
तो इसका जो है वो 1 है, ये फोर्स है। अब याद कैसे रखने का वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, आपने एक स्प्रिंग ली, दोनों हाथों से उसको खींचा खींचा, तो ये वाले हाथ पे को किधर खींचेगा वो, बोलो। अरे आप अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहे हैं, अरे रबर बैंड ले लो या स्प्रिंग ले लो, अप्लाइड फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, तो आपके हाथ को किधर खींचेगी स्प्रिंग, इधर। और इस हाथ से कहां लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तो किधर खींचेगी, इधर। इससे क्या समझा, स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। क्या आपको बात समझ आई? यहां से तो आपको क्लियर हो जा रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर है तो स्प्रिंग फोर्स कहां होगा, इधर। अगर स्प्रिंग फोर्स इस एंड पे इधर है तो उस एंड पे उधर होगा। क्या आपको बात समझ आई? ये याद रखना है, एकदम सिंपल है ना। ये इसको धक्का मारेगा तो स्प्रिंग आकर के दीवार को किधर धक्का मारेगी, आगे ही तो धक्का मारेगी। क्या आपको बात समझ आई? वही है स्प्रिंग फोर्स। तो अगर स्प्रिंग फोर्स इस एंड पे इस डायरेक्शन में है तो दूसरे एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। याद रखना, ये काम आएगा आगे के सवालों में। समझ आएगा? चलो भाई, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसमें समझ आता है। चलो भाई, तो ये क्या बोल रहा है, हुक्स लॉ क्या बोल रहा है? हुक्स लॉ आगे भी पढ़ेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो आगे देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर। अभी जो काम का है वो पढ़ लेते हैं, वो क्या है उसको समझो। ये हमारे पास ब्लॉक है, अभी मीन पोजीशन पे ऐसे ही रखा हुआ है, नेट फोर्स 0 है। हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, कितना उसको एक्सटेंड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, x डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया। इसकी लेंथ क्या थी, l थी। अब क्या हो गई, l माइनस एक्स। ये समझ आया क्या, x से कंप्रेस कर दिया। तो जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस किया तो स्प्रिंग उल्टा क्या लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। तो हमने इसको इधर लगाया अप्लाइड फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगा, इधर लगा। तो ये बोलता है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। कितनी लेंथ थी पहले, l थी, अब कितनी हो गई, l माइनस एक्स। तो चेंज कितना आया, x का चेंज आया। क्या आपको बात समझ आई? और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर किया आपने, इधर। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, इधर। तो दोनों अपोजिट है ना, इस वजह से क्या लगेगा, माइनस। क्या आपको बात समझ आई? हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को क्या करो, कंप्रेस करो या एक्सपांड करो। पहले कंप्रेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया, x कंप्रेस किया, कितनी चेंज किया लेंथ में, x चेंज कर दिया। तो जैसे आप उसको कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे वापस आने की। तो वो क्या करेगा, उल्टा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। क्या आपको बात समझ आई? तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये स्प्रिंग फोर्स दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आपको बात समझ आई? अब एक और बात बोल रहा है वो कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, आप अगर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं तो मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स लगा। आपने 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो 2 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा स्प्रिंग फोर्स भी उतना ज्यादा, कांस्टेंट नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर पे भी 1 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया तो भी 1 न्यूटन नहीं। जितना ज्यादा कंप्रेस एक्सपांड करेंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगने वाला है। और दोनों हमेशा कैसे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या आपको बात समझ आई? आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देयरफॉर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के एक्स। के को कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, स्टिफनेस कांस्टेंट। ये स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है अभी बताता हूं, या फिर फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट बताता है कि भाई कौन सी स्प्रिंग कितनी ज्यादा सख्त है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास 4 स्प्रिंग्स है, एक ट्रक की स्प्रिंग, एक कार की स्प्रिंग, एक बाइक की स्प्रिंग और एक साइकिल की स्प्रिंग। सबसे ज्यादा जो सख्त स्प्रिंग होगी, स्टिफ जो होगी, वो कौन सी होगी, ट्रक वाली होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना? अच्छा, एक पेन की स्प्रिंग है और आपके पास एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली स्प्रिंग है। 2 स्प्रिंग्स है, दोनों में से ज्यादा स्टिफनेस किसका है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली स्प्रिंग का। तो जिसकी स्टिफनेस ज्यादा उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, यानी स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा। क्या आपको बात समझ आई? ये बताता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे हम लोग कहां पर, ऑसिलेशंस के अंदर। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया भी हूं बच्चों को मैंने इसके, तो आप देखेंगे आगे जाके। यहां तक क्लियर है क्या, समझ में आता? अच्छा, जब ये कंप्रेशन की वजह एक्सपांड हो जाए, तो देखो इधर एक्सपांड हो गया अभी ये, तो बताओ स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। स्प्रिंग फोर्स इस एंड पे इधर लगा तो उस एंड पे कहां लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में। क्या आपको बात समझ आई? मेरा स्टेटमेंट याद रखना, स्प्रिंग जो है अपने दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है।
स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। समझ आया क्या? चलो भाई हेडिंग लगाओ। इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, जो उसका ग्राफ होता है ना, मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही बनता है। एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ स्प्रिंग का अगर मॉड निकालेंगे तो एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स बनेगा। मॉड्यूलस फंक्शन का ऐसे ही ग्राफ बनता है, ग्राफ भी बना लेना, काम का याद। ठीक है, लगाओ हेडिंग लगाए, हुक्स लॉ लिखो। फॉर स्मॉल चेंज इन लेंथ, for small change in length, spring force is proportional to, for small change in length, spring force is proportional to displacement of the block. Spring force is displacement of the displacement से भी लिख दो। Spring force is proportional to displacement, but in the opposite direction. But in the opposite direction. ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो, वो एक्सप्रेशन लिख लो और ये ग्राफ बना लो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, ये सब तो बता ही दिया आपको मैंने कि फोर्स हैव वेरीज लीनियरली विथ एक्स एंड एक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपको सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है ना। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, अपोजिट। अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स तो यही डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, या सिंपली एज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। The modulus of the slope of the graph equals to the spring constant। कैसे बताओ, ग्राफ क्या वर्सेस क्या प्लॉट किया है, बोलो भाई, ग्राफ क्या वर्सेस क्या प्लॉट किया है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, है ना। मॉड्यूलस ले लेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आएगा, के एक्स के बराबर आएगा। अब एफ वर्सेस एक्स को प्लॉट किया हुआ है, सही है। स्लोप बताओ क्या देगा इसका, स्लोप क्या होता है, अरे बोलो, y अपॉन एक्स होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स होता है। बोलो क्या होगा, y पे कौन है, f स्प्रिंग, x पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। f स्प्रिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, k होगा। तो f sp डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k, मतलब क्या होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। क्या आपको बात समझ आई, ऐसे है ये। आई होप आपको ये क्लियर है। वही पॉइंट वहां पर बोला है उसने कि ये आपको क्या देगा, मॉड्यूलस ऑफ द स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल्स टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, डायमेंशंस क्या आएंगे, m1 t-2। अभी इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, आगे जाकर के ऑसिलेशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई आप समझो। अब जो है, अब हम लोग को क्या करेंगे, हमारे पास अब भी पुली होगी, अब भी ब्लॉक होगा, अब भी रस्सी होगी, लेकिन रस्सी के साथ में हम लोग क्या कर देंगे, अब स्प्रिंग जोड़ देंगे। अब स्प्रिंग के साथ में डील करो, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं एक आसान जुगाड़ बताता हूँ, ठीक, ध्यान से सुनना, लेकिन ये याद रखना है कि ये कब अप्लाई करना है, आप ध्यान से सुनो। फॉर अ पुली स्प्रिंग सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, पुली स्प्रिंग सिस्टम। यहां पर क्या लिखा है देखो, एट स्टेडी स्टेट। कैसा स्टेट है, स्टेडी स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम में बात हो रही है, इसमें बात हो रही है इक्विलिब्रियम। तो या तो इक्विलिब्रियम में, या तो एक स्टेडी स्टेट उसने अटेन कर लिया है। तो या तो स्टेडी स्टेट लिखाओ, या तो क्या लिखाओ, इक्विलिब्रियम लिखाओ। ये लिखा होना जरूरी है सवाल में। अगर ये नहीं लिखा है तो आप वो टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक, ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं, हमको पता है क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, बोलो, एफ नेट बाय एम नेट। एफ नेट बताओ कितना है, नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, m2g, नेट मास क्या है, m1 प्लस m। आंसर क्लियर है, कोई एफबीडी वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब टेंशन पता करना है, ये टेंशन आपको पता करना और साथ साथ में एक्सटेंशन भी पता करना है। कैसे पता करेंगे समझाता हूं, अब ध्यान से सुनना। यहां पर टेंशन मुझे निकालना है, टेंशन कैसे निकालूंगा, बोलो, m1 मास का एफबीडी बना देते हैं, इधर पे क्या लग रहा है, t1 लग रहा है,
इधर ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो बताओ ये t है, तो t क्या होगा बोलो, t इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू ए हो जाएगा। m1 इंटू ए कितना आया, m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो रस्सी का टेंशन तो पहले से निकालना आता हम लोग को। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बना है, एक स्प्रिंग बनी है। क्या बनी है, स्प्रिंग। तो ये दो पार्ट्स तो हमको ऑलरेडी निकालने आते हैं। अब उसने बोला है एक्स एक्सटेंशन निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, एक्सटेंशन निकाल करके बताओ। कहां पर, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्यों आएगा पहले वो बताओ। ये m2 मास है, नीचे इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा, m2g लगेगा। उसके वजह से स्प्रिंग खींचेगी। स्प्रिंग खींचेगी मतलब उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। उसकी लेंथ चेंज होगी, पहले उसकी लेंथ L थी, अब बाद में क्या होगी, L प्लस एक्स हो जाएगी। लेंथ जैसे ही चेंज होती है स्प्रिंग की, स्प्रिंग के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो भाई यहां पर डेवलप हो जाएगा FSP, स्प्रिंग फोर्स। क्या आपको बात समझ आई। अगर इस एंड पे इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है, तो इस एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स होगा। अब आपको पता करना है इसका एक्सटेंशन कितना है, कैसे निकालेंगे उसको। तो एफएसपी अपने को निकालना है, तो क्या करने का, जब भी स्टीडी स्टेट लिखा हुआ है, स्टीडी स्टेट का असल में मतलब है कि स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग आपने यहाँ पर देखो डब्बा लगाया, रस्सी लगाई, पुली से पास कराया, यहाँ पे रस्सी है, उसके बाद क्या लगाई, स्प्रिंग लगाई। उसके बाद आप जैसे ही मास m2 लगाएंगे तो क्या होगा, पहले मास m2 लगने के बाद स्प्रिंग पहले नाचेगी, है ना। हाँ, स्टीडी स्टेट का मतलब है कि स्प्रिंग नाच नहीं रही है, स्प्रिंग रुकी हुई है, ये मतलब है। स्प्रिंग जब ऑसिलेट कर रही है उस टाइम पे रीडिंग नहीं लेने का है। स्टीडी स्टेट का मतलब है कि स्प्रिंग अब स्टीडी स्टेट में आ चुकी है। स्प्रिंग अरे ऑसिलेट करते करते एक टाइम पे रुक तो जाएगी स्प्रिंग, जब वो रुक गई है वो स्टीडी स्टेट है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपको बात समझ आई है, ऐसा है। तो इस तरीके से अब क्या, वरना तो इसमें एक्सपांशन कंप्रेशन कंटिन्यू होता रहेगा। अब क्या निकालेंगे, एक्सपांशन निकालेंगे, कंप्रेशन निकालेंगे। बात समझ आई, इस वजह से स्टीडी स्टेट पे बात करते हैं। अब स्टीडी स्टेट में मुझे समझ आ गया कि स्टीडी स्टेट अटेन इसने कर लिया है, m2g इसको एक्सटेंड करके रखा है, मुझे वो निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, कितना एक्सटेंशन हुआ। तो क्या करने का, जब भी स्टीडी स्टेट या इक्विलिब्रियम बोले तो इस स्प्रिंग को देखने का ही नहीं, इस स्प्रिंग को सोचने का कि यहाँ पे रस्सी लगी है। क्या लगी है, रस्सी। अगर रस्सी लगी है तो ये m2g अब किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर। तो m2g किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर। और बस ये आ गया, यहां से आप क्या करो, m2g का वैल्यू पुट करो और टेंशन निकाल लो। यहां से फॉर एग्जांपल टेंशन आ गया, कुछ भी आ गया, मान लो टेंशन आ गया 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 10 न्यूटन। उसके बाद क्या करने का, कुछ नहीं करने का, ये जो यहाँ पर टेंशन है ना, उसको स्प्रिंग फोर्स के बराबर कर दो। स्प्रिंग फोर्स के बराबर, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx होता है। kx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x इक्वल टू 10/k आ जाएगा। k का जो भी वैल्यू होगा, मान लो k का वैल्यू 5 है, वह वैल्यू पुट करो, 10/5 आंसर कितना आ जाएगा। बात समझ आई, वापस से बताता हूं। जब भी स्प्रिंग और पुली का सिस्टम आए और क्वेश्चन में बोला जाए कि स्टीडी स्टेट है या फिर इक्विलिब्रियम में, अगर ये नहीं लिखा है तो आप उसको रस्सी नहीं मान सकते। क्या आपको बात समझ आई। तो जब भी एक क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टीडी स्टेट का मतलब समझ आया ना, क्या मतलब है। तो जब भी एक क्वेश्चन में लिखा है तो क्या करना, स्प्रिंग जहां भी लगी है वो स्प्रिंग देखना ही नहीं, क्या सोचना, वहां पर स्ट्रिंग लगी, स्ट्रिंग के बेसिस पे क्या निकाल लेना, टेंशन, और टेंशन को kx के बराबर कर देना। अब वहां से एक्सटेंशन आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई, डायरेक्ट आंसर आता है इसमें। क्लियर है क्या, आई होप समझ में आया। चलो कॉपी करो उसको जल्दी। हाँ, एक अच्छा सवाल है। कंसिडर स्प्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट एट वन ऑफ इट्स एंड and to a box at the other end, which rests on a smooth floor as shown in the figure. Denote mass of the box by small m, force constant of the spring by k, and acceleration due to gravity by g. The box is pushed horizontally, displacing it by a distance x towards the fixed support held at rest. Draw the FBD of the box. Find the force exerted by the hand on the box. Write all the action-reaction pairs corresponding to Newton's third law. ठीक है, क्या समझा, देख के समझ आ रहा है। दीवार है, यहाँ पर स्प्रिंग अटैच्ड है, स्प्रिंग का दूसरा एंड ब्लॉक को अटैच्ड है, एक आदमी क्या कर रहा है, आकर के उसको पुश कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये बॉक्स को पुश किया जाएगा टुवर्ड्स दी वॉल, कितने डिस्टेंस से,
एक्स डिस्टेंस है, तो उसने कंप्रेस किया, मतलब स्प्रिंग की लेंथ चेंज हुई, तो स्प्रिंग क्या डेवलप करेगा, स्प्रिंग फोर्स उल्टे डायरेक्शन में डेवलप करेगा, तो अप्लाइड फोर्स इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर है, समझ आता है। अपने को बोलता है कि एफबीडी बनाओ बॉक्स का, चलो एफबीडी बनाओ। एफबीडी में कौन से फोर्सेस बनाते हैं, जो बॉडी पे लग रहे हैं, वो नहीं बनाते जो बॉडी लगा रही है। चलो स्टार्ट। बॉक्स का एफबीडी, अगर ये बॉक्स है तो उस पर ये डायरेक्शन में क्या है, एफ अप्लाइड है, तो फिर ये डायरेक्शन में क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में, बोलो बोलो, हाँ ये अगर इस डायरेक्शन में एफ अप्लाइड है तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, बोलो स्प्रिंग फोर्स होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या होगा, एम जी, बन गया एफबीडी, ये एफबीडी है इसका, ठीक है ना। चलो भाई पहला सवाल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉक्स। हैंड ने फोर्स लगा करके एक्स डिस्प्लेस किया ना उसको, तो कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसमें, अप्लाइड फोर्स निकालना है, बाय द हैंड ऑन द बॉक्स अप्लाइड फोर्स निकालना है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बोलो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अरे बोलो भाई, हैंड बॉक्स पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अरे तो पता कर लो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा, आओ चेक करते हैं। ये तो सबका आ गया था, ठीक है ओके। देखो ये अगर हमारे पास बॉक्स है तो इधर पे एफ अप्लाइड लगा, तो उल्टे डायरेक्शन में क्या लगा बताओ, स्प्रिंग फोर्स लगा, ऊपर क्या लगा, तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये किधर एक्सेलरेट किया, मतलब किधर मूव किया, इस डायरेक्शन में, समझ आता है क्या, हाँ। लेकिन अगर ये मूव किया और उसके बाद वो जब इक्विलिब्रियम में आ गया, अच्छा एक बात समझो, फिर इस बात को समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग। क्या है, लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग, क्या मतलब है इसका, अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगता है तो स्प्रिंग एक साथ 10 न्यूटन डेवलप नहीं कर पाता, स्प्रिंग उसको धीरे धीरे करके डेवलप करेगा। क्या आपको बात समझ आ रही, एक साथ हमने क्या कर दिया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, बोलो 10 न्यूटन कंटिन्यू लगा इस पे, और स्प्रिंग क्या करेगी, धीरे धीरे करके 10 न्यूटन डेवलप करेगी। एक ऐसा टाइम है जैसे ये 10 न्यूटन लग रहा है, वहां से क्या हुआ, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 4 5 6 7 8 9 10, जब दोनों 10 हो जाएंगे तब जा करके ब्लॉक रुक जाएगा, उतने टाइम में ब्लॉक कुछ ना कुछ तो ट्रेवल कर लेगा, हाँ उस कंडीशन पे बनाना है अपने को जब वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। आपको बात समझ आई, स्प्रिंग एक साथ 10 न्यूटन डेवलप नहीं कर पाता, बात समझे, लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग कहते हैं उसको, क्लियर है क्या। असल में इनर्शिया जो वर्ड है ना लैटिन में, उसका मतलब भी लेजीनेस ही होता है, बताया था मैंने, बच्चा शहर वाले घर में तो गांव वाले घर में जाने नहीं जाता, क्यों, लेजीनेस है उसका, वो खुद ब खुद अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, समझे, इनर्शिया का लिटरल मीनिंग लेजीनेस ही होता है, ठीक है ना, ऐसा है। चलो भाई, तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया ना, जब दोनों फोर्सेस 10 और 10 हो गए, तब आपको पता करना है कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो कितना फोर्स लगेगा, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, अरे जितना स्प्रिंग फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स कितना होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स होगा, है ना। चलो भाई, तो जब वो कंप्रेस होकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, कंप्रेस हो करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगा है, अप्लाइड फोर्स लगा है, और उल्टे डायरेक्शन में क्या लगा है, स्प्रिंग फोर्स, दोनों एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, बैलेंस। तो एफ अप्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा, एफ स्प्रिंग, समझ आया। एफ स्प्रिंग क्या होता है, अरे वो तो के एक्स के बराबर होता है, तो एफ अप्लाइड क्या आ जाएगा, एफ अप्लाइड आएगा के एक्स के बराबर, ये उसका आंसर है। क्या आपको बात समझ आई। अब आप निकालेंगे कैसे, आप बोलेंगे मेरे को पता करना बहुत आसान है, आपने इसको कंप्रेस किया, कितना वो कंप्रेस हुआ वो आप आराम से क्या कर सकते हो, स्केल से मेजर कर सकते हो, और स्टिफनेस कांस्टेंट आपको कंपनी बताएगी, कंपनी बताएगी स्प्रिंग कितनी सख्त है, दोनों वैल्यूज मिल गई, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या पता लग जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितना है। क्या आपको बात समझ आई, ऐसे फाइंड आउट करते हैं इसको, क्लियर हुआ क्या, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसमें मतलब पहले आपको कुछ ऑलरेडी पता होना चाहिए था ये फाइंड आउट करने से पहले कि स्प्रिंग एक साथ वो अप्लाइड फोर्स के बराबर फोर्स नहीं लगाती, कभी भी स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग लेजी होती है, एक साथ उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, बात समझ आई, क्यों, लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग की वजह से। क्लियर हो गया क्या,
आई होप आपको बात समझ आई। तो कितना आंसर आया इसका अप्लाइड फोर्स का, kx आया। किसके बराबर, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। चलो लिखो, कि ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया उस टाइम पे हम लोग ने इक्वेशन को लिखा हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद राइट ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कौन कौन से यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं, बताओ, बोलो 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 जल्दी। अरे आदमी ब्लॉक को धक्का मारेगा तो ब्लॉक आदमी को धक्का मारेगा, समझे। तो ये हो गया एक पैर, सही है, ठीक है ना। तो एक एक्शन रिएक्शन पैर इधर हो गया। आगे ब्लॉक स्प्रिंग को धक्का मारेगी तो ब्लॉक स्प्रिंग को धक्का मारेगा तो स्प्रिंग ब्लॉक को धक्का मारेगी, ये हो गया दूसरा। आगे बताओ, ब्लॉक जमीन को नीचे नॉर्मल रिएक्शन से पुश करेगी, नीचे धक्का मारेगी तो ये जमीन इसको ऊपर धक्का मारेगी, तो तीसरा ये हो गया, तीसरा पैर हो गया। आगे बताओ, स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग दीवार को धक्का मारेगी तो दीवार स्प्रिंग को धक्का मारेगी, चौथा हो गया। आगे बताओ, mg अर्थ ब्लॉक को खींचेगा तो ब्लॉक अर्थ को खींचेगा, तो वो हो गया छठा पैर, फिर पांचवा पैर। सिक्स्थ पैर है क्या, तो जैसे ब्लॉक को खींचा वैसे स्प्रिंग को भी खींचेगा, नहीं बगैर कांटेक्ट। अभी तुम अर्थ के कांटेक्ट में, हवा में भी आ जाओगे तो क्या होगा, अर्थ के कांटेक्ट में हो, तुम पे फोर्स लग रहा है, इसके कांटेक्ट में हो, डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हो। कोई अगर हवा में भी होगा तो क्या इस पे अर्थ फोर्स नहीं लगाएगा क्या, तब भी वेट एक्ट होगा उसका। तो क्या इसका mg है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ मासलेस स्प्रिंग है, उसका मास नहीं है, इस वजह से उसका mg नहीं है। मास वाली स्प्रिंग तो जे एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है भाई, मासलेस स्प्रिंग ही पढ़ते हैं आप सिर्फ, ठीक है ना। चलो भाई ये हो गया एक। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। टोटल 5 यहाँ पर पैर नजर आए। अगर स्प्रिंग का मास होता तो वो छठा पैर होता है ना, अर्थ स्प्रिंग को खींचेगा तो स्प्रिंग अर्थ को खींचेगी। समझ आया क्या, ऐसा है। वापस से बता देता हूं, बोलो, हैंड ने ब्लॉक को पुश किया तो ब्लॉक हैंड को पुश करेगा, पहला एक्शन रिएक्शन पैर, पहला पैर। फिर ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग को पुश करेगा तो स्प्रिंग ब्लॉक को पुश करेगी, दूसरा पैर। ब्लॉक अर्थ को पुश करेगा यानी सरफेस को पुश करेगा तो सरफेस ब्लॉक को पुश करेगा, तीसरा पैर। उसके बाद स्प्रिंग वॉल को पुश करेगी तो वॉल स्प्रिंग को पुश करेगी। समझ आ रहा है ना, ये इसको जाके इधर पुश करेगी, समझे, ये इसको उधर पुश करेगा वॉल, चौथा पैर। और अर्थ ब्लॉक को खींचेगा mg से तो ब्लॉक अर्थ को खींचेगा mg से। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। चलो लिख लो आंसर फटाफट से, चलते हैं। अब देखो, इफ द गिवन सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, क्या लिखा है, सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में लिखा है मतलब क्या दिखेगा, स्प्रिंग दिखेगी कि नहीं, क्या दिखेगी, रस्सी। तो रस्सी दिखेगी। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, यहाँ रस्सी आ गई। अब बताओ क्या निकालना है, एक्सटेंशन, मतलब क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्या होगा बोलो, उधर रस्सी है, ऊपर टी लगेगा, टी किसके बराबर होगा, mg के बराबर। सिस्टम हैंगिंग वर्टिकली, तो टेंशन कैसे निकालते हैं, मास बिलो इंटू जी। समझ आया, तो मास बिलो कितना है बोलो, 2 इंटू जी। बोलो कितना आएगा, अरे 20 आएगा कि नहीं, टेंशन कितना आया, 20 हो गया। मैंने बोला एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, टी की जगह के एक्स लिख देंगे। बोलो कितना है, बोलो x इक्वल टू 20/k, के का वैल्यू कितना है 1000, तो 20/10 1000 मतलब 10⁻³ मीटर, ठीक है क्या सब। चलो चलो बताओ क्या लिखा है, क्या कौन से 2 वर्ड होने चाहिए, बोलो, एक इक्विलिब्रियम, दूसरा स्टेडी स्टेट। दोनों भी दिखा तो सीधा क्या मान लो, रस्सी। बोलो रस्सी, इधर भी रस्सी। अब बता दो क्या आएगा, सिस्टम हैंगिंग वर्टिकली, तो क्या आएगा टेंशन का फॉर्मूला, मास बिलो इंटू जी। चलो निकालो, रस्सी दिख गई। बोलो T1 निकालना है, बोलो T1 क्या आएगा, मास बिलो इंटू जी। मास बिलो कितना है 3 इंटू जी, जी कितना है 10, कितना आया 30 न्यूटन। टी को क्या लिखेंगे, के एक्स लिखेंगे। बोलो क्या आएगा 30। x1 क्या आएगा, बोलो जल्दी से, 30 डिवाइड बाय के का वैल्यू 100, मतलब कितना आएगा 0.3 मीटर। x1 आया। ऐसे ही T2 पता करो, T2 मतलब इसके नीचे मास चेक करो कितना है, ये हो जाएगा 20। फिर kx2, एक्चुअली ये k1 x1 है और ये क्या है k2 x2, लेकिन के बराबर है
यहाँ 100 आ जाएगा और ये 20 है, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो देखो क्या लिखा है, पूरा पढ़ो पहले। Even system is accelerating upward. Find extension in both the spring in steady state. Steady state मतलब रस्सी दिखना चाहिए, ठीक है। सिस्टम एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अरे पढ़े थे ना फॉर्मूला, क्या था, मास बिलो इनटू जी प्लस ए, डायरेक्ट आंसर। चलो आंसर बताओ। ठीक है, चलो x2 पता करो कितना आएगा। तो इसको पता करो अभी। फॉर अ गिवन सिस्टम फाइंड इलॉन्गेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग एट स्टेडी स्टेट। ठीक है ना, चलो आंसर आया, सबका सेम आया, ठीक है ओके। चलो इसको पता करो जल्दी, बहुत इजी है ये भी। 30 इधर 50, 20 इधर 50, उस साइड पे तो है ही नहीं। 50 डिवाइड बाय नेट मास कर लो, कितना है 6, 50/6, 25/3, 8 पॉइंट समथिंग है ना, 0.3। टेंशन इन द स्ट्रिंग पता करना है तो एफबीडी बना लो उसका, यहाँ से एफबीडी आएगा, टी खींच रहा है 1 × a कर लेना, डायरेक्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा उससे। इसके बाद एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है। स्टेडी स्टेट गिवन है, क्या करना पड़ेगा, अरे स्टेडी स्टेट है तो स्प्रिंग को क्या मान लो, स्ट्रिंग मान लो, लेकिन ये रस्सी अलग है और वो रस्सी अलग है, उसका टेंशन अलग है, इसका टेंशन अलग है। इसका टेंशन पहले निकालो कि x के बराबर करो, x निकाल लो, समझ आया ना, सिंपल है। चलो 30 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3 × a आ जाएगा ना, बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट नहीं किया क्या, करो कैलकुलेशन करो जल्दी। लिखने की भी क्या जरूरत है, सिस्टम एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो मास बिलो इनटू जी माइनस ए, डायरेक्ट आंसर आता है ना, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी है। कितना आया, 5 आया, कितना आया, अरे एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ मैं, एक्सटेंशन निकालना है, तो टेंशन है, एक्सटेंशन निकालना है स्प्रिंग में। T2 is equals to 3 into ये 50/3 25/3 आया था शायद, है ना, कैंसिल। T2 कितना आया, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आया कि x के बराबर कर दो 5, a का वैल्यू 50, 5 5 1 जा 5 10 जा 0.1 मीटर आंसर। ठीक है, ठीक है आगे स्टार्ट। सकती है, बात समझ आई। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है मैंने कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है उसका, बोलो। तो इन द गिवन सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ 15 किलोग्राम ब्लॉक एक्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसका है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अपने को बोलता है उसी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पे इसका 2 का एक्सेलरेशन है, उसी इंस्टेंट पर 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहला जवाब बच्चों का आता है, सर इसका भी तो 2 ही होगा ना, सिस्टम तो साथ में चल रहा है, अगर वो साथ में चल रहे हैं तो 2 ही एक्सेलरेशन होगा उसका। गलत, सबसे पहली बात ये रस्सी नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि सिस्टम स्टेडी स्टेट पे आ गया है। क्या आपको मेरी बात समझ रही है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस सवाल को।
ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहीं क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि स्टेडी स्टेट में आ गई स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग स्टेडी स्टेट में नहीं है मतलब स्प्रिंग अभी भी नाच रही है, ये मतलब है उसका, अभी भी एक्सटेंशन कंप्रेशन चल रहा है। समझे? अब एक्सटेंशन कंप्रेशन होने की वजह से आगे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन और पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? इस वजह से इसका अगर एक्सेलरेशन 2 है तो उसका 2 नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन अगर वो नाचना बंद कर दे, नाच नाच के थक जाए, नाचना बंद कर दे, मतलब एनर्जी सारी लॉस कर दे, उसके बाद वो एक्सेलरेट करे, स्टेडी स्टेट में आ जाए, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा, तभी रस्सी मानते हैं हम लोग उसको। क्योंकि रस्सी में तो पूरे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या आपको ज्यादा क्लैरिटी आ रही है इस सवाल से? अब चलो क्लियर है। तो इतने सवाल कराने के बाद जानबूझ के सवाल यहाँ पर डाल दिया मैंने, ताकि तुम उसमें गलती करो। तुम क्या मानोगे? पहले रस्सी, रस्सी लेके टेंशन निकाल लोगे, गलत आंसर। क्यों? कहीं क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट नहीं लिखा हुआ है। समझ आया? चलो तो इस पे अपने को ध्यान देने का इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलो अभी तो क्या करने का है अब वो समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर रस्सी नहीं मान सकते। आपको बात समझ आई? स्प्रिंग को आप रस्सी नहीं मान सकते। अगर नहीं मान सकते रस्सी तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक एक चीज जो अभी पहले बताई वो काम आने वाली है। 60 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, तो 60 न्यूटन से 15 किलोग्राम को आगे खींचा गया। तो जब स्प्रिंग को 15 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे 60 न्यूटन लग करके वो आगे अप्लाइड फोर्स है, तो स्प्रिंग उस पे कहां फोर्स लगाएगी? समझ में आ रहा है? तो यहां पर इस एंड पे स्प्रिंग फोर्स तो पीछे लगा, मतलब ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे 15 किलोग्राम पे स्प्रिंग फोर्स पीछे लगा। और एक्सेलरेशन क्या बोला है मैंने? फॉरवर्ड है। बात समझ आई? क्वेश्चन में नहीं था, मैंने ऐड किया है फॉरवर्ड। बात समझ आई? ताकि समझ में आए कि किधर जा रहा है, वरना गड़बड़ कर दोगे डायरेक्शन में। पीछे भी तो जा सकता है ना, क्योंकि कंप्रेशन एक्सपांशन तो चल रहा है। कंप्रेशन हारमोनियम के जैसे स्प्रिंग मूव कर रही है। किसी इंस्टेंट पे फोटो ले लिया हमने बोला इस इंस्टेंट पे बताओ कितना है। ये सवाल है असल में, समझे क्या? ऐसा है, ठीक है ना। अब क्या? अब ये तो समझ में आता है, स्प्रिंग एक एंड पे जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाती है, दूसरे एंड पे उल्टे डायरेक्शन में लगाती है। मैंने बोला था आगे सवाल में काम आएगा। बात समझ आई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस एंड पे कहां फोर्स लगेगा? स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और इक्वल फोर्स लगाती है, ठीक है ना। अभी 15 किलोग्राम की पहले बात कर लेते हैं। तो 15 किलोग्राम पे बेटा कहां फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है 60 न्यूटन, इधर लग रहा है एफएसपी, और इधर पे ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। अब आराम से एफ नेट बराबर एम लिख देंगे ना, बोलो कितना आ जाएगा? 60 माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 15 इंटू ए कितना है? 2। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? 15 टू द 30, ये इधर आएगा 30, तो एफएसपी कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है क्या? अब क्या? अब जो है 10 किलोग्राम वाले पे निकालते हैं। 10 किलोग्राम पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एफएसपी, सही है। और उसके बाद जो है इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है नहीं मालूम, कुछ तो होगा, ए डैश होगा कुछ, ठीक है। इसका मास कितना है? 10 किलो। तो एफ नेट बराबर है, में लिखो, एक ही फोर्स लग रहा है। एफएसपी किसके बराबर आएगा? 10 इंटू ए डैश के बराबर आएगा। एफएसपी कितना है? 30 न्यूटन आया। कितना आया? 30 न्यूटन, ठीक है ना। तो 30 लिख दो, इधर पे 10, इधर पे ए डैश। एक्सेलरेशन ए डैश कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो डब्बे एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, लेकिन स्टेडी स्टेट में भी नहीं है, कंप्रेशन एक्सपांशन चल रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। इट इज पॉसिबल। तो आपको बात समझ है? ये आगे जा करके ऑसिलेशन में भी काम आएगा और आगे जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा। समझे? कौन से स्टेट में वो चलो आगे देखेंगे, उसको रहने दो, एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा और सेंटर ऑफ मास में भी काम आता है। सेंटर ऑफ मास में एक्चुअली चर्चा होती है इसके ऊपर। चलो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा इसमें अब एक और चीज, इसका एक्सेलरेशन कितना आया? 3 आया। इसका एक्सेलरेशन, सो ये तो कंप्रेस कर देगा उसको जाके, तो धक्का मार देगा जाके। अरे मारेगा धक्का, मारेगा धक्का। क्वेश्चन में क्या लिखा है? उस इंस्टेंट पे बात करो बस। 4 दिन के बाद क्या करेगा, अपने को क्या करने का है? बात समझे? आगे जाके धक्का मारेगा, पीछे आ जाएगा, क्या करना है? उस इंस्टेंट पे बात करो। क्या बोल रहा हूं मैं? इसको ऐसे इमेजिन करना है कि ये हारमोनियम के जैसा क्या हो रहा है? कंप्रेशन एक्सपांशन हो रहा है। किसी इंस्टेंट पे जब इसका एक्सेलरेशन 2 था, उस टाइम पे अपन ने फोटो ले लिया,
उस इंस्टेंट पे बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है। ये सवाल है असल में। आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हुआ, अपने को क्या लेना देना है, जो इंस्टेंट पे बात करी उस पर निकाल के बताओ। ऐसे निकालते हैं उसको। क्लियर है क्या? चलो ठीक है ना। हाँ, अब ये वाले सवाल इसको देखो। ऐसे सवाल सिर्फ जेई मेंस और एम्स में आते थे पहले, ठीक है ना, स्प्रिंग कटिंग वाले क्वेश्चन या स्ट्रिंग कटिंग वाले क्वेश्चन। लेकिन अचानक से एक बार नीट में सवाल आ गया है, ठीक है ना, वो बच्चे इसमें गड़बड़ करें, ठीक है। तो इसको पहले टेक्निक सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ता है इसके अंदर, तो उसकी टेक्निक समझो कैसे सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये भी लगेगा कि स्प्रिंग लेजी होती है, तो आपको पहले ही बताना है। फौरन से ना फोर्स एक्ट करेगी, ना तो फौरन से फोर्स कम करेगी स्प्रिंग की बात करो, स्प्रिंग, लेजीनेस ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जो होता है वो लेजी होती है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, पहले तो सवाल समझो क्या बोला उसने। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग को यहां से काट देते, उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। उससे पहले क्या है, उससे पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। तो इसको आपको बिफोर कटिंग और आफ्टर कटिंग करके सॉल्व करना है। इसका यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है इसका। बात समझ आई? मेथड याद रखना पड़ेगा इसका। बिफोर कटिंग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बिफोर कटिंग क्या होता है? बिफोर कटिंग आप नहीं करेंगे तो आप सवाल में फंस जाएंगे। डायरेक्ट कट मत करना उसको, जाके पहले बिफोर कटिंग का सॉल्व करो। क्या क्या फोर्स लग रहा है? 30 न्यूटन। इधर क्या लगेगा? टेंशन। उधर क्या लगेगा? टेंशन। एक और लगेगा 20 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा? एफएसपी, स्प्रिंग फोर्स। कोई रस्सी वस्सी से रिप्लेस मत करना। स्प्रिंग कटिंग वाले क्वेश्चन में क्या करना, जो जैसा फोर्स नजर आ रहा है वो लगाना, ठीक है। ये इधर लग रहा है तो ऊपर के उस पर क्या लगेगा? उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, एफएसपी। यहाँ तक समझ आता है? ठीक। अब क्या, अब दोनों का एफबीडी बना के जो जो फोर्सेस कैलकुलेट हो सकता है उसको कैलकुलेट कर लो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का? 0, रुका हुआ है सिस्टम। बिफोर कटिंग में बेटा सबसे पहले 3 किलोग्राम का एफबीडी बना लेते हैं। 3 किलोग्राम पे नीचे क्या लग रहा है? 30 लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है? चेक करो, टेंशन लग रहा है। सही है क्या? और तो कुछ नहीं लग रहा है इसके ऊपर, कहीं भी एक्सेलरेट वो नहीं कर रहा, मतलब टेंशन किसके बराबर आया? 30 न्यूटन के बराबर आया। टेंशन यहाँ से मिल गया, ठीक। उसके बाद बिफोर कटिंग में ही 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाऊं। ऊपर क्या लग रहा है? एफएसपी लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। नीचे 20 न्यूटन भी लग रहा है। सही है क्या? अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है, इसका क्या मतलब है? ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स बराबर है, तो एफएसपी किसके बराबर होगा? 20 प्लस टी के बराबर होगा। टी कितना है? 30। तो एफएसपी कितना हो गया? 20 प्लस 30 कितना आएगा? 15 न्यूटन। यहाँ से आपको एफएसपी मिल जाएगा। वो हम लोग कटिंग के बाद काम में लेंगे, कैसे भी समझाऊं। यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी करो पहले, फिर आफ्टर कटिंग समझाता हूँ। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। अब जो है आफ्टर कटिंग की चर्चा करेंगे। आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा? आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं बोला, क्या बोला है? आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को जब यहां से ऐसे कट करेंगे, तो इसका अलग से डायग्राम बना लो। शुरू में क्या होगा बताओ? ये है, इधर स्प्रिंग लगी है, इधर पे 2 किलोग्राम है और यहां पर 3 किलोग्राम। रस्सी को गायब कर दो। सही है क्या? अब बताओ 3 किलो पे किधर फोर्स लग रहा? इधर लग रहा। कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। तो एक ही फोर्स लग रहा है, किधर एक्सेलरेट करेगा? वो डाउनवर्ड ही करेगा, है ना। तो बताओ, बोलो, एक ही फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स क्या है? 30 m3 और ये a 3 1 जा 3 10 जा, तो a का वैल्यू कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कॉमन सेंस की बात है, इसको कट करेंगे तो फ्री फॉल करेगा ना, तो a किसके बराबर आएगा? g के बराबर। डायरेक्ट लिख सकते थे, तो मैं कैलकुलेशन से समझा रहा हूँ कैसे ऐसे आएगा। नहीं अगर उतना सोच पाए तो ऐसे निकाल लेना कैलकुलेशन से। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही तुमने क्या कर दिया, जैसे ही तुमने इसको कट किया, क्या कौन सा फोर्स पहले था जो गायब हो गया? पहले क्या लग रहा था? एफएसपी लग रहा था। पहले क्या लग रहा था? 20 न्यूटन लग रहा था। पहले क्या लग रहा था? टेंशन भी लग रहा था। हाँ, जैसे ही आपने रस्सी कट करी टेंशन गायब हो गया। टेंशन जैसे ही गायब हो गया, बताओ क्या होगा? ऊपर तो एफएसपी लगेगा ही। एफएसपी कितना निकाल लिया हमने? 50। आप बोलेंगे सर ये तो कम हो जाएगा ना, स्प्रिंग कम हो जाएगी। ध्यान से सुनो, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्यों ऐसा होगा? सुनो, पहले टेंशन की वजह से स्प्रिंग नीचे खींची हुई थी, रस्सी की वजह से। रस्सी में टेंशन था, रस्सी कट कर दी हमने, तो स्प्रिंग तो ऊपर चली जाएगी। नहीं, जैसे ही कट किया,
जैसे कट किया उस इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग होगी वो तो लेजी होगी, स्प्रिंग फौरन से कंप्रेस नहीं होगी, फौरन से कंप्रेस नहीं होगी तो फौरन से एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब फौरन से स्प्रिंग फोर्स चेंज जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग का ये मतलब है। स्प्रिंग तो लेजी होती है, तो स्प्रिंग पहले ऊपर कितना फोर्स लगा रही थी 50 न्यूटन, जो बिफोर कटिंग से निकाल लिया हमने, तो बाद में भी कितना लगाएगी 50 न्यूटन। हाँ कुछ सेकंड्स के बाद वो कम हो जाएगा फोर्स, हमको उसकी बात ही नहीं करनी है ना, हमको तो उस इंस्टेंट पे बात करनी है, जस्ट आफ्टर कटिंग। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो पहले कितना लग रहा था 50, अब भी कितना ऊपर लगेगा 50, नीचे कितना लगेगा 20। समझ आया? किधर आएगा सिस्टम, किधर जाएगा? 20 के नीचे तो जाएगा नहीं जाएगा, किधर जाएगा ऊपर। अरे ऊपर 50 लग रहा है तो बोलो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, है ना? बोलो कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन और ये 3 किलोग्राम का एक्सेलरेशन। क्या आपको बात समझ में आए? ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो कॉपी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, लिख लो सवाल। इसमें एक स्प्रिंग की जगह दोनों स्प्रिंग्स लगी हुई है, ठीक है? ट्राई करना, आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।